टाइप्स ऑफ हार्मोन, हार्मोन के टाइप के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम टाइप ऑफ हार्मोन की बात करें तो हार्मोन जो होता है वो बेसिकली आपका दो टाइप का होता है। एक तो हमारा होता है वाटर, जो वाटर में सॉल्यूबल हो, और दूसरा हमारा होता है लिपिड सॉल्यूबल। एक होता है वाटर सॉल्यूबल और दूसरा होता है लिपिड सॉल्यूबल। अगर हम वाटर सॉल्यूबल हार्मोन और लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन की बात करें तो वैसे हार्मोन जो वाटर में डिजॉल्व कर जाएं वो हमारे वाटर सॉल्यूबल हार्मोन होंगे। वाटर में जो डिजॉल्व ना करे, जो लिपिड में डिजॉल्व करे, वो हमारा लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन होगा। अगर हम पोलैरिटी की बात करें तो वाटर सॉल्यूबल है, वाटर में डिजॉल्व कर रहा है, तो नेचर जो होगा इसका बाई नेचर ये पोलर होगा, और बाई नेचर चूँकि लिपिड सॉल्यूबल है, लिपिड होगा, तो ये नॉन पोलर नेचर का होगा। नॉन पोलर नेचर का होगा, ये आपका लिपिड होगा। ठीक है। अब जो है आगे इसके हम बात करें कि वाटर सॉल्यूबल हार्मोन में हमें दो फर्दर क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है कि या तो ये एमीन डेरिवेटिव हो, एमिनो एसिड डेरिवेटिव हो, या एमीन नेचर का हो, या दूसरा हमारा पेप्टाइड या प्रोटीन नेचर का हो, प्रोटीन या पेप्टाइड नेचर का हो। ठीक है। लिपिड सॉल्यूबल में भी दो टाइप आता है यहाँ पे। ये हो सकता है आपका कि स्टेरॉइडल नेचर का हो, जिसको हम स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं या स्टेरॉइड्स बोलते हैं, और दूसरा जो होगा वो आपका थायराइड हार्मोन होगा, थायराइड हार्मोन होगा, स्टेरॉइड हार्मोन और थायराइड हार्मोन। तो देखिए, अगर एमीन डेरिवेटिव हार्मोन है तो एमीन डेरिवेटिव हार्मोन का एग्जांपल जो है वो है, यहाँ पे हमें देखने को मिलती है इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन। प्रोटीन पेप्टाइड नेचर की बात करें तो हम आते हैं यहाँ पे थायराइड हार्मोन में। आपको आता है थायराइड हार्मोन में थायरोक्सिन, T3 T4 जो आएंगे वो थायराइड हार्मोन होंगे। ये आपके लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन में 5 होते हैं। मेल स्टेरॉइड हार्मोन में अगर हम मेल में बात करें तो मेनली आपको टेस्टोस्टेरोन होते हैं। ठीक है। फीमेल में आपको ईस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन मिलता है। ठीक है। तो मेल और फीमेल में, और दो हार्मोन जो है आपको, एक मिलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और दूसरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन मेनली आपको मेल में देखने को मिलता है, एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरॉन आपको फीमेल में देखने को मिलता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आपको मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिल सकता है। यह स्टेरॉइडल हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है। बाकी जो बच गया वो सब पेप्टाइड नेचर या प्रोटीन नेचर का होगा। तो अक्सर ऑफन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज नेचर ऑफ दिस हार्मोन, व्हाट इज नेचर ऑफ दिस हार्मोन, व्हाट इज नेचर ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो होगा वो आपका लिपिड सॉल्यूबल हो जाएगा। व्हाट इज नेचर ऑफ इपिनेफ्रिन, तो इपिनेफ्रिन जो होगा आपका वाटर सॉल्यूबल हो जाएगा। इपिनेफ्रिन एमीन प्रोटीन डेरिवेटिव, एमिनो एसिड डेरिवेटिव होता है ना। टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड डेरिवेटिव होगा, प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइड डेरिवेटिव होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टेरॉइड डेरिवेटिव होगा, स्टेरॉइड्स होंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स स्टेरॉइड्स होंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है वो आपको आती है। अगर आप प्रोटीन और पेप्टाइड की बात करें
तो बाकी जो बच गए वो सब प्रोटीन और पेप्टाइड नेचर के होंगे, जिसमें आपको हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें आपको मिलते हैं आप ग्रोथ हार्मोन, FSH, LH, ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन, और इसके बाद आपको देखने को मिलती है ADH, यानी वेसोप्रेसिन भी इसको हम लोग बोलते हैं, आगे आएगा, आगे हम बात करेंगे डिटेल्स में। और यहाँ पे ऑक्सीटोसिन। ये चार्ट जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, क्योंकि अक्सर इट्स अ वेरी फ्रीक्वेंट कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये चार्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसके जस्ट आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पे यूज़ होगी। इस चार्ट का हम यूज़ करेंगे कि अगर वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, अगर वाटर सॉल्युबल हार्मोन है और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, तो इसका जो है वो क्या रोल होने वाला है, कैसे जो है ये एक्शन परफॉर्म करेगा, तो ये चीज़ें हमारी यूज होगी। दैट्स वाई हम इस पे इतना कंसर्न्ड है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। देखिए हार्मोन का एक्शन का मैकेनिज्म क्या हो सकता है। जैसे हमने अभी ब्रीफ बात करी थी कि लेट से अगर कोई हार्मोन है जो सिक्रीट हो रहा है सेल ए से, और ये टारगेट कर रहा है सेल बी को, और ये टारगेट कर रहा है सेल बी को, तो सेल बी को टारगेट करेगा, तो सेल बी को टारगेट करेगा तो सेल बी के एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेगा, सेल बी के एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेगा। और बी की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कैसे करेगा, तो जैसे अगर हम अपना बात करें ओवरऑल कि एज ए इंडिविजुअल हमारी जो एक्टिविटी होती है वो मेनली कंट्रोल होती है हमारी कंट्रोल सेंटर से, और वो है ब्रेन, है ना। उसी तरह से सेल का जो एक्टिविटी का जो कंट्रोल है या मॉडरेशन है वो उसके कंट्रोल सेंटर से होगा, और सेल का जो कंट्रोल सेंटर होता है वो होता है न्यूक्लियस। सेल का जो कंट्रोल सेंटर होता है वो होता है न्यूक्लियस। तो हार्मोन अगर सेल ए से सिक्रीट हो रहा है और सेल बी को टारगेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये सेल बी को जब टारगेट करेगा तो सेल बी के न्यूक्लियस तक पहुंचना होगा। इस हार्मोन को सेल बी के न्यूक्लियस तक पहुंचना होगा, और जब सेल बी के न्यूक्लियस तक पहुंचेगा तो ये हार्मोन है, और हार्मोन जो है जब ये सेल बी के न्यूक्लियस तक पहुंचेगा तो मैसेज लेकर जाएगा, और जैसा मैसेज होगा वैसा फंक्शंस वैसी एक्टिविटी जो होगी वो सेल बी के द्वारा होगी। यानी कि डिपेंड करता है कि हार्मोन किस तरह का मैसेज ला रहा है और किस तरह का मैसेज लाया और बी के न्यूक्लियस तक पहुंचाया, तो बी का न्यूक्लियस जो होता है वो अब जो है वो कंट्रोल का या हम बोले रिस्पॉन्स करेगा। सेल का जो रिस्पॉन्स होगा उस हिसाब से हार्मोन के हिसाब से मैसेज के हिसाब से रिस्पॉन्स जो होगा वो सेल का होगा। क्लियर। यानी कि हार्मोन को सिग्नल अगर ला रहा है मैसेज ला रहा है तो इट मस्ट रीच टू द न्यूक्लियस, तब जाकर इसकी एक्टिविटी जो होगी वो देखी जाएगी सेल में। अगर ये सिग्नल को नहीं पहुंचा रहा है, मैसेज को न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचा रहा है, तब ये जो है वो इसकी एक्टिविटी कंट्रोल नहीं होगी। जैसे हो सकता है कि ये खुद भी ले जाए मैसेज को,
खुद जाकर बोल दे कि हाँ भाई चलो आज ये काम करना है, या हो सकता है कि ये चिट्ठी में लिख के भेज दे किसी को, है ना। बोलते हैं कि आपको लेटर जो है वो आती है, अक्सर चिट्ठियाँ जो है वो आती है, उसमें मैसेज रहते हैं। तो कुछ इस तरह से दोनों तरीके से हार्मोन जो है वो काम करता है। तो अगर हमारा वाटर सॉल्युबल हार्मोन है तो क्या होगा, और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है तो क्या होगा। तो इन केस कि अगर हमारे पास जो हार्मोन है वो है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन अगर है तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के लिए एक्शन जो होगा वो कैसे परफॉर्म होगा, यानी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो है वो सेल के रिस्पांस को कैसे मॉडरेट करेगा, ऑल्टर करेगा, या कहें कि कैसे सेल के रिस्पांस को इन्फ्लुएंस करेगा। तो देखिए क्या होता है कि जैसे हमारे पास जो सेल हैं, सेल जो हमारा होता है वो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। सेल जो होता है वो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन का बना होता है। ये क्या है, ये हमारा इस तरह से ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन आपका है ना। ये जो हो गया वो हमारा लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन हो गया, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन हो गया। और ये सेल का न्यूक्लियस हो गया, ये सेल का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन हो गया। तो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में नेचर जो है वो लिपिड है, प्राइमरली इसका नेचर क्या है, लिपिड है। और हार्मोन जो है, लेट्स से अगर हार्मोन हमारा कोई लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, कोई हमारा हार्मोन है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, जैसे हम मान लेते हैं कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में हमारा ईस्ट्रोजेन है। अब ये ईस्ट्रोजेन जो है वो क्या हो रहा है कि ईस्ट्रोजेन जो है वो यहाँ से आ रहा है। तो ईस्ट्रोजेन जब आएगा तो सेल के पास आएगा। अब सेल के पास आया तो इस ईस्ट्रोजेन को इसके एक्टिविटी के लिए जाना है इसको न्यूक्लियस के पास, और देखेगा कि भाई ये लिपिड नेचर इसका है ईस्ट्रोजेन का, और लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन भी है। तो एक प्रिंसिपल है लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, है ना। तो बस लाइक डिजॉल्व लाइक लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है और लिपिड नेचर का हार्मोन है, तो ये डायरेक्टली ये मेम्ब्रेन को क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा। डायरेक्टली ये मेम्ब्रेन को क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा। और जब ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तो ये जाकर हार्मोन जाएगा, और हार्मोन जो है जब जाएगा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, क्रॉस दी मेम्ब्रेन, जब ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जब हार्मोन अंदर जाएगा तो न्यूक्लियस में यहाँ पे इसके लिए, इस हार्मोन के लिए रिसेप्टर है। न्यूक्लियस में इस हार्मोन के लिए रिसेप्टर है, ये इसका है रिसेप्टर। तो जाकर ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा, रिसेप्टर के साथ जाकर ये क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद ये बनाता है रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। तो हार्मोन लिपिड हार्मोन है, लिपिड नेचर का। लिपिड नेचर का हार्मोन जब मेम्ब्रेन को देखेगा, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, लाइक डिजॉल्व लाइक, मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और अंदर जाकर न्यूक्लियर रिसेप्टर से या अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा। जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड किया तो रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद फिर ये क्या होगा कि जाएगा, और अब जो है आफ्टर बाइंडिंग विद रिसेप्टर, अब ये क्या होगा कि बाइंड करेगा डीएनए से, बाइंड्स विद डीएनए। अब ये जाकर डीएनए के साथ बाइंड करेगा,
डीएनए को एक्टिवेट करेगा, डीएनए को एक्टिवेट करेगा तो डीएनए जो है वो आपका फर्दर डीएनए से एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से बनाएगा प्रोटीन, और प्रोटीन जो है वो आपका जैसा सिग्नल वैसा सेल्यूलर रेस्पॉन्स देगा। तो ये बेसिक है, इसको बस ध्यान से समझना है कि अगर हमारा लिपिड बाइलेयर है, अगर हमारे पास मेम्ब्रेन तो होता ही है लिपिड बाइलेयर, और हार्मोन भी हमारा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, और क्रॉस करने के बाद बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ जो न्यूक्लियस में है, बनाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो फर्दर डीएनए के साथ बाइंड करके डीएनए को एक्टिवेट करता है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेंगे, एमआरएनए से ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन जो है वो फिर सेल्यूलर रिस्पांस, जैसा सिग्नल वैसा सेल्यूलर रिस्पांस देगा। इस केस में ईस्ट्रोजेन है, तो ईस्ट्रोजेन जो होते हैं वो सेल प्रोलिफरेशन ग्रोथ का काम करते हैं, तो सेल प्रोलिफरेशन होंगे, सेल का ग्रोथ देखा जाएगा विद द एस्ट्रोजन। तो ये है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन क्वेश्चंस, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दिस, क्वेश्चंस ये आएंगे कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के लिए रिसेप्टर कहाँ होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, या बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो देखिए जब ये लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के लिए, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो हमेशा मेम्ब्रेन से अंदर होते हैं। हो सकता है कि साइटोप्लाज्म में हो, ज़्यादातर न्यूक्लियस में होता है, तो मेम्ब्रेन पे तो कभी नहीं होंगे, नेवर। तो मेम्ब्रेन तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं, सोचना ही नहीं है। और इसके बाद जो आती है, इसके बाद जो दूसरी चीज़ें आती है वो ये आती है कि अगर हमारा जो लिपिड है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, तो जनरली यहाँ से क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन जो है, या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो, चूंकि ये स्टेरॉइडल हार्मोन है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, अंदर बाइंड करेंगे। और ये थायराइड वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर थायराइड से पूछे जाते हैं कि थायराइड ग्लैंड के लिए रिसेप्टर कहाँ होगा, थायराइड हार्मोन के लिए रिसेप्टर कहाँ होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि थायराइड के लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो हमारा इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर होता है, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर होते हैं, सेल के अंदर रिसेप्टर होते हैं, नॉट सेल के मेम्ब्रेन पे नहीं, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर सेल के अंदर है ना, या आप कह सकते हैं कि इनसाइड मेम्ब्रेन, इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर इज देयर। तो ये चीज़ें हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के लिए। अब इसके बाद आती है आपको कि अगर हमारे पास जो वाटर सॉल्युबल हो, अगर हमारा वाटर सॉल्युबल हार्मोन हो तो क्या होगा। तो इन केस कि अगर वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, जैसे वाटर सॉल्युबल हार्मोन में क्या एग्जांपल है, तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन में आपको प्रोटीन या पेप्टाइड्स होते हैं, एमिन डेरिवेटिव हार्मोन्स होते हैं, तो ये सब वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, सब क्या है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन है। सो लेट्स से कि अगर हमारे पास जो हार्मोन है वो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, इसमें आपको FSH है, इस तरह से ये हार्मोन जो है वो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है। तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन जब लिपिड बाइलेयर के पास आएगा, तो लिपिड बाइलेयर लिपिड नेचर का है, और हार्मोन जो है वो हमारा क्या है, वाटर सॉल्युबल है, दैट इज लिपिड इनसॉल्युबल हो गया, दैट इज ये आपका क्या हो गया, लिपिड इनसॉल्युबल। तो जब लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन है तो लिपिड में सॉल्युबलाइज नहीं होगा, घुलेगा नहीं, मेम्ब्रेन से ये क्रॉस हो नहीं पाएगा। तो इन केस क्या होता है कि यहाँ पे रिसेप्टर्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन पे ही होते हैं, रिसेप्टर्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन पे होते हैं इस तरह से।
और जो हमारा हार्मोन आएगा वो यहाँ पे जाकर बाइंड करेगा इस तरह से हार्मोन जो होंगे वो हमारे बाइंड करेंगे। ठीक है, तो रिसेप्टर जो होता है इसके लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिसेप्टर्स जो होंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होंगे और हार्मोन जो होगा वो बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ। जब रिसेप्टर्स के साथ हार्मोन बाइंड करता है तो हार्मोन जो है बाइंड शेयर, जब हार्मोन बाइंड करता है तो बाइंड करने के बाद ये बनाते हैं अगेन रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ये क्या करेगा, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। हार्मोन आया रिसेप्टर पे मेम्ब्रेन पे बाइंड किया और ये बाइंड करने के बाद बनाया रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। अब ये जो होता है इसमें क्या होता है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो चेंज करेगा। या आप बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा। जैसे मेम्ब्रेन रिसेप्टर से जब हार्मोन बाइंड करेगा तो इसका कॉन्फॉर्मेशन चेंज करेगा और जब कॉन्फॉर्मेशन चेंज करता है तो इस रिसेप्टर के साथ अंदर में बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं। तो इसको जो है वो क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। इसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड मैसेंजर, एक्टिवेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, और या आप कह सकते हैं इनर फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेकेंड मैसेंजर को ये एक्टिवेट करेगा। एग्जाम्पल आपका CAMP होगा या कैल्शियम आयन हो सकता है या DAG हो सकता है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब ये सेकेंड मैसेंजर जब एक्टिवेट करेगा तो सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेट होने के बाद ये सिग्नल को ले जाएगा न्यूक्लियस पे और न्यूक्लियस में ये बाइंड करेगा। अब ये क्या होगा, बाइंड करेगा आपका जाकर किसके साथ, DNA के साथ। यानी कि डी एंड एक्टिवेशन होता है। ये कि जब सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेट करते हैं तो बहुत सारी ये फैक्टर को सेल्यूलर कैस्केड को एक्टिवेट कर सकते हैं और फाइनली वो फैक्टर जो है वो जाकर बाइंड करेगा DNA के साथ। इस केस में जब DNA के साथ फैक्टर की बाइंडिंग होती है तो DNA का एक्टिवेशन होता है और DNA से बनता है mRNA फिर आपको प्रोटीन ट्रांसलेशन कराता है तो बनेंगे प्रोटीन, और प्रोटीन के सिंथेसिस के बाद आपको देखने को मिलता है सेल्यूलर रेस्पॉन्स। तो ये मैकेनिज्म है ओवरऑल आपको वाटर सॉल्युबल हार्मोन का। क्वेश्चंस अगेन, ये सीक्वेंस आपको पूछ दिया जाएगा कि सेकेंड मैसेंजर का एक्टिवेशन कब होगा, तो सेकेंड मैसेंजर का एक्टिवेशन कब होगा, तो सेकेंड मैसेंजर का एक्टिवेशन जो होगा वो आपका तब होगा जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेंगे। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कौन सा, तो जब वाटर सॉल्युबल हार्मोन मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे तब जाकर सेकेंड मैसेंजर का एक्टिवेशन होगा। सेकेंड मैसेंजर क्या करेगा, तो सेकेंड मैसेंजर का एग्जाम्पल्स ही आते हैं, ये अक्सर पूछ दिए जाते हैं कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंड मैसेंजर। एक जगह आपको साइक्लिक AMP दे दिया, CA2+ DAG दे दिया और ATP दे दिया, तो ATP आपका सेकेंड मैसेंजर नहीं है। ATP जो होता है वो एनर्जी करेंसी होती है। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं, इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं प्रीवियसली। आप नीट का क्वेश्चंस वगैरह उठाओगे तो देखोगे कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन कौन से हैं, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन कौन से हैं, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये भी आया हुआ है कि कौन सेकेंड मैसेंजर है, रिसेप्टर कहाँ पे है,
तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है, आसान आसान क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर से बनते हैं, वो पूछे गए। तो होप ये मैकेनिज्म जो है वो आपको वाटर सोल्यूबल हार्मोन और लिपिड सोल्यूबल हार्मोन का समझ में आया हो। और अब इसके साथ हम इस लेक्चर को यहाँ पे विराम देते हैं।